चलिए दोस्तों, तो सेक्शन नंबर 16 के बचे हुए पार्ट को और खत्म करते हैं, फटाफट से इसके एनालिसिस समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्लॉज है, क्लॉज ए था, वो हमने निपटा लिया था सबसेक्शन नंबर 2 का। अब इसका क्लॉज बी आता है जिसके अंदर बात की जा रही है कि भैया आपके पास पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट तो हो गया, नाउ आपने गुड्स रिसीव किया हो, आपने सर्विसेज अवेल की हो, ये होना भी जरूरी है। ठीक है, तो द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड और सर्विसेज। अब यहां पे इसको लेके एक छोटी सी बात क्या थी कि भैया एक तो हो गया कि आपने खुद रिसीव किया हो, दूसरा यहां पे पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे सप्लायर को कि ऐसा करो जी, बिल तो मुझे कर दो लेकिन शिप किसी और को कर देना। मतलब कि ए बेच रहा है, बी को परचेज करना था, बी को सपोज इसको आगे जाके सी को ट्रांसफर करना था, तो बी ने क्या कहा ए से कि भैया तुम मुझे देने के बजाय क्या करो, सीधा सीधा सी को दे दो और बिलिंग मुझे कर देना। इसको हम बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। सिंपल है कि भैया बिल बी को, लेकिन शिपिंग कर दो किसी सी को, किसी को भी, जो भी डायरेक्शन देगा आपका ये रेसिपिएंट इसके। ठीक है, तो अब इस हिसाब से ये क्लॉज तो हमारा फुलफिल नहीं होता, लेकिन कहा जा रहा है कि भैया अगर ऐसी सिचुएशन रही है जहां पे बिल टू शिप टू मॉडल लगाया जा रहा है, तो वहां पे ये मान लिया जाएगा कि डिलीवर इसी को हुआ है, इसी ने गुड्स रिसीव किया है, इसी ने सर्विसेज अवेल की है, ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है। बस इतनी सी बात है इस क्लॉज नंबर बी के अंदर। तो बिल टू शिप टू मॉडल, अंडर दिस मॉडल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ थर्ड पार्टी। गुड्स जो है वो डिलीवर किए जाते हैं थर्ड पार्टी को, जैसे कि सी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कस्टमर, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके डायरेक्शन के ऊपर, जैसे कि बी, हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द वेंडर, जैसे कि सप्लायर जिसका नाम है ए। इन अदर वर्ड्स, ए बिल्स टू बी बट शिप द गुड्स टू सी ऑन द डायरेक्शन ऑफ बी। सिंपल सी बात यही थी कि ए जो है वो बिलिंग करेगा बी को, लेकिन शिपिंग करेगा किसको, सी को। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा है किसने, बी ने कहा है ऐसा करने के लिए। इन इफेक्ट टू सप्लाईज टेक्स प्लेस इन दिस सिनेरियो वाइज ए टू बी एंड बी टू सी। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, दो वही सिनेरियो बन रहा है आपका कि भैया ए से जा रहा है बी के पास और बी से जा रहा है कहीं ना कहीं सी के पास, इनडायरेक्टली। नाउ thus under this model the customer registered person who purchases such good does not receive the said goods। इस बंदे को गुड्स तो नहीं मिला। For such case, by virtue of the explanation of section 16 subsection 2 clause b, it is deemed that the registered person customer has received the goods। ये हम मान के चलेंगे कि जो registered person है, जो customer है, उसको goods receive हो गया है, although receive किसको हुआ है, सी को। In other words, goods delivered to another person on the direction of the registered person by way of transfer of documents of title or otherwise, either before or during the movement, are deemed to have been received by such registered person. So, ITC will be available to the registered person। ITC इसी को मिलेगा क्योंकि बिलिंग इसके नाम पे हुई है। Okay, on whose order the goods are delivered to a third person। Similarly, इसी तरीके से सर्विसेज का भी प्रोविजन है कि सर्विसेज में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू थर्ड पार्टी बाय द सर्विस प्रोवाइडर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन। इन दिस केस ऑल्सो, दो द सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट रिसीव द सर्विस बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 16(2) क्लॉज बी, इट इज डीम्ड दैट रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस रिसिपिएंट हैज रिसीव्ड द सर्विसेज। ये मान लिया जाएगा, डीम कर लिया जाएगा कि सर्विस रिसिपिएंट ने ही सर्विस रिसीव की है। इन अदर वर्ड, सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ and on account of registered person, it is deemed to have been received by such registered person. So, ITC will be available to registered person on whose direction the service are provided to a third person। सिंपल सी बात हो गई, कोई ऐसी मारामारी नहीं है। इसी को पिक्चराइज कर दिया गया है कि भैया ए जो है सप्लाई बाय ए टू बी, तो ए ने बिल किया बी को, सप्लाई बाय बी टू सी, तो बी ने बिल किया सी को। ये एक नॉर्मल सिनेरियो था, ऐसा नॉर्मली सिनेरियो था। तो बी इंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी बेसिस ऑन द इनवॉइस इशूड बाय ए एज गुड्स एंड सर्विसेज डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय ए। Goods and services being received, C entitled to avail ITC basis on invoice issued by B। अब अगर B ने कोई इनवॉइस इशू करके दिया होगा तो उस केस में ITC किसको मिलेगा, C को मिल जाएगा। ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं बिल टू शिप टू, उसके अंदर क्या हो रहा है, गुड शिप्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय A टू C ऑन डायरेक्शन ऑफ B। मतलब कि ये वाला प्रोसेस ना करते हुए सीधा सीधा उसने क्या कर दिया, A ने C को यहां पे इशू कर दिया है। ठीक है, बिलिंग किसको की गई है, B को। अब B अगर आगे बिलिंग करेगा तो C को ITC मिलेगा। अगर B ने आगे बिलिंग नहीं किया, बिलिंग अपने पास ही करके रख लिया, सपोज हो सकता है कि B और C एक ही है, दो अलग अलग एड्रेस पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो B चाहता है कि मैं इसको आगे बिल ट्रांसफर ना करूं, ऑल्दो गुड्स की शिपिंग हो गई है यहां पे, तो उस केस में वो बिलिंग ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। बी उस केस में आईटीसी वहां पे अवेल करेगा। ये मान लिया जाएगा कि सी ने रिसीव नहीं किया है, गुड्स किसने रिसीव किया है, बी ने ही रिसीव किया है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोविजन, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज अ ट्रेडर हु प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन बी फॉर कंसाइनमेंट ऑफ सोडा ऐश। ए रिसीव ऑफ बाइंग order from C for the same quantity of soda ash. A enters B to deliver the goods to C and in turn he raises an invoice on C. Though the goods are not physically received at the premises of A, section 16(2)B allows ITC of such goods to A। मतलब क्या हुआ,
एक ट्रेडर है जिसने की ऑर्डर प्लेस किया किसके पास, बी के पास। ए रिसीव्स अ बाइंग ऑर्डर, मतलब कि बी ए को देता और ए के पास एक ऑर्डर आ गया किससे, सी से, मतलब कि अब ए को किसको देना है, ये सामान सी को देना है। ठीक है, तो ए ने कहा बी से कि भैया तुम ऐसा करो, तुम सीधा सीधा डिलीवर कर दो सी को, बिल्कुल दिक्कत है। और इन टर्न ही रेजेस एन इनवॉइस ऑन सी, मतलब कि बी ने तो ए को इनवॉइस दिया और ए क्या कर रहा है, सी के लिए एक इनवॉइस रेज कर दे रहा है, सी के लिए इनवॉइस रेज कर रहा है, सामान नहीं दे रहा, सामान कौन दे रहा है, बी दे रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये भी वही चीज हुई, यहां पे क्या होगा कि आईटीसी अल्टीमेटली किसको मिलेगा, आईटीसी अल्टीमेटली सी को मिलेगा, मतलब कि बी ने एक इनवॉइस दिया ए के नाम पे तो आईटीसी मिला ए को, ए ने फिर इनवॉइस दिया सी के नाम पे तो आईटीसी किसको ट्रांसफर हो जाएगा, सी को ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे सिनेरियो डिफरेंट है, यहां पे ये भी परचेज करना चाह रहा था, ये भी परचेज करना चाह रहा है, बस यहां पे मेहनत कौन सी बची है, ट्रांजिट की, कि भैया यहां से यहां आता, यहां से यहां आता, टाइम लगता या फिर जो भी डिस्टेंस का इशू होता है, जो भी इशू होता, तो उसको शॉर्ट करने के लिए, सिंपल करने के लिए कहा जाया है कि यहां पे ऐसा अज्यूम कर लो, इस वाले सिनेरियो में ऐसा अज्यूम कर लो कि बिल टू शिप टू मॉडल वाला काम हुआ है, जहां पे कि एक ऊपर बी ने बिलिंग करी है लेकिन सामान डिलीवर किया गया है सी को, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन दिया था किसने, ए ने, तो हम मान लेंगे कि भैया सामान डिलीवर हुआ है ए को। ठीक है, उसके बाद ए ने जब इनवॉइस इशू किया तो इसको सामान डिलीवर हो रखा था, तो आईटीसी यहां से इसके थ्रू रूट होकर यहां पे आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अगला है एग्जांपल, द रजिस्टर्ड हेड ऑफिस न्यू दिल्ली ऑफ एबीसी। अब यहां पे देखो एक ही ऑफिस की बात हो रही है, यहां पे क्या हो गया था, तीनों डिफरेंट पार्टीज थे, तो तीनों डिफरेंट पार्टीज होंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि भैया ये भी बोलेगा कि मुझे आईटीसी चाहिए, सामान तो दे दिया, बिल भी दो मुझे, बिल दोगे तभी तो मैं आईटीसी ले पाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल है अगर ये डिफरेंट पर्सन होगा। लेकिन अगर सपोज करो ये एचओ होता, हेड ऑफिस होता, और ये कोई रीजनल ऑफिस होता, आरओ होता, तो उसके इसमें जरूरी नहीं है कि ये आईटीसी को रोएगा, ये कहेगा चलो हेड ऑफिस को आईटीसी मिल गया ना, एक ही तो कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो यहां पे सामान डिलीवर इसको मिल गया, इसका सामान से काम था, इसको सामान से काम हो गया, और आईटीसी कौन ले रहा है, आपका हेड ऑफिस वहां पे अवेल करके चलेगा। The registered head office New Delhi of ABC Limited, ABC Private Limited enters into a contract with DEF Private Limited of New Delhi for repair and maintenance of computer system installed at its registered branch office in Bengaluru। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, दिल्ली में, ब्रांच ऑफिस कहां है, बेंगलुरु में, और वहां के लिए कोई सर्विस ली गई है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। कर्नाटका, डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड इशू करता है एक इनवॉइस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, डीईएफ किसको दे रहा है, एबीसी को दे रहा है, जो कि दिल्ली के अंदर है, फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट, दो द एक्चुअल सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय द ब्रांच ऑफिस। सर्विस कहां हुई है, रिसीव ब्रांच ऑफिस में, बेंगलुरु में, एंड नॉट बाय द हेड ऑफिस। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज भी यहां पे अलाउ कर देगा कि भैया आईटीसी जो है वो कौन ले सकता है, आपका हेड ऑफिस ले सकता है, ऐसा नहीं कि आईटीसी बेंगलुरु को मिलेगा, ये उसने अलाउ कर दिया। अब हेड ऑफिस चाहता है कि मैं आईटीसी बेंगलुरु को ट्रांसफर कर दूं, तो वो उसकी शर्त है, लेकिन हेड ऑफिस अगर लेता है तो ले सकता है, आपका क्लॉज भी यहां पे इसको अलाउ करके चल रहा है। आई होप क्लियर हो गया, कोई ऐसी मारामारी नहीं थी। अगला आता है क्लॉज सी। क्लॉज सी किसकी बात कर रहा है कि भैया जो भी टैक्स लगा है सप्लाई के अंदर उसकी भुगतान हो जानी चाहिए, उसकी एक्चुअल पे पेमेंट हो जानी चाहिए, किसको, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट में कुल मिला के उसका पैसा पहुंच जाना चाहिए, ये भी एक जरूरी है। ऐसा नहीं कि ए ने बी को इनवॉइस दे दिया, बी ने उसके बेसिस पे आईटीसी ले लिया और मौज ले रहा है, और ए जो है उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा होगा तो उसके इसमें इसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा और कोई काम नहीं बनेगा, मतलब। ठीक है, तो पेमेंट होना एक्चुअल में जरूरी है। द सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड द टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स और सर्विसेज for which ITC has been taken either in cash or by utilizing ITC। मतलब कि भैया ये जो इस पे ITC लेना चाह रहा है उसको इस सप्लायर को जमा करना पड़ेगा। सप्लायर जमा कैसे कैसे कर सकता है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि या तो वो पेमेंट कर दे, या तो अगर इसके पास भी कोई ITC पड़ा हुआ है तो उससे एडजस्ट कर ले, वो भी पेमेंट ही कहलाता है। मतलब कैश में पे कर दे या ITC के बेसिस पे पेमेंट कर दे, एनी हाउ पेमेंट कर दे। ठीक है, तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। हाउएवर सेक्शन 41 अलाउज द टैक्स पेयर रेसिपिएंट टू टेक आईटीसी प्रोविजनली ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। मतलब कि भैया ये जो बी है ये आईटीसी ले तो सकता है प्रोविजनली, ये मानते हुए कि ए जमा कर ही देगा, लेकिन इनकेस अगर ए ने जमा नहीं किया है तो ये आईटीसी उसकी वैलिड नहीं कहलाएगी और कल को इसको ये पैसा जमा करना पड़ जाएगा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो बी को नोटिस इशू कर सकती है ये कहते हुए कि तुमने आईटीसी अवेल तो कर लिया, लेकिन जो तुम्हारा सप्लायर है उसने उसको जमा ही नहीं किया था, इसका मतलब कि उसने R1 फाइल ही नहीं किया था, और इसका मतलब कि तुम्हारे 2A या 2B के अंदर ये आईटीसी दिखा ही नहीं रहा है, तो तुमने जो आईटीसी लिया था वो इनवैलिड है और ये पैसा तुम्हें जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोविजनली लेने का आपको परमिट कर दिया गया ऑन द एजम्पशन कि भैया जो आपका सप्लायर है वो ट्रू सेंस में काम करेगा, वो वहां पे फ्रॉड नहीं करेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपका आईटीसी रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ असेस्ड आईटीसी गेट्स क्रेडिट टू द टैक्सपेयर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन द प्रोविजनल बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन नंबर 2। प्रोविजनल बेसिस पे आपको आईटीसी मिल गया। Thus, even if the recipient has paid
the tax to the supplier, his claim for ITC gets confirmed only when the supplier deposit the tax so collected by him to the government. सिंपल सी बात है कि भैया बी ने क्यों ना ए को पेमेंट दे दी हो, लेकिन ये आईटीसी के रूप में कंफर्म तभी होगा जब ए फाइनली इसको किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, तब तक नहीं कहलाएगा ये इसका आईटीसी। ठीक है, बी ने पे कर दिया उससे मैटर नहीं करता, ए ने गवर्नमेंट को दिया या नहीं दिया वो मैटर करता है। ऑन दी सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन जीएसटी इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छी सी बात है, यही मेनली कॉन्सेप्ट है आपका कि भैया सारी चीजें इस तरीके मैच हो जाएंगी और बोगस इनवॉइस वगैरह जो होंगे वो आपके काम नहीं हो पाएंगे, फर्जी आईटीसी वगैरह कोई नहीं ले पाएगा। That is, the ITC claim by the recipient of supply is matched with the tax paid by the supplier in relation to that supply। मतलब जो ITC एक बंदा क्लेम कर रहा है, सामने वाला बंदा वो जमा कर रहा है नहीं कर रहा, उससे ये इक्वली मैच करके चलेगा। Matching seeks to ensure that only legit ITC is claimed by the recipient. This was intended to achieve through सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म, जो कि हमारा चल रहा है जीएसटी के अंदर कि ऑटोमेटिकली फाइल कर रहा है, एक R1 फाइल कर रहा है, उसका ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड डाटा चला जा रहा है 2A के अंदर, 2B के अंदर, जिसके बेसिस पर हम चेक कर पा रहे हैं कि जो हमने आईटीसी क्लेम किया है वो एक्चुअल में हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके अंदर डिफरेंस अगर आ रहा है तो बेस्ड ऑन दैट हम परसुएस कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और कौन डिफॉल्टर उसको पता लगाया जा सकता है। Initially, the GST law provided for an elaborated system of return filing whereby the outward supply of a supplier uploaded in GSTR1 were to be auto-populated in inward supplies in the recipient GSTR2। ये पहले होता था, मतलब पहले जब GST इनिशियली आया था तो कहा गया था कि GSTR1 में डाटा अपलोड किया जाएगा और वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा कहां पे, GSTR2 के अंदर। एंड ITC could be availed only on such matched inward supplies, और जितना 2A के अंदर आएगा उतना ही ITC मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 2A जो हो गया वो हमारा क्या कर दिया गया, डेफर कर दिया गया, 2A हमारा एप्लीकेबल कभी हो ही नहीं पाया। तो बेसिस GSTR1 and GSTR2 of the taxpayer, the consolidated return with GSTR3 was to be auto generated for most part and tax liability paid। मतलब कि 1 के अंदर सेल दिखा दी, सामने वाले का परचेज आ गया, आईटीसी आ गया, और इन दोनों के डाटा के बेसिस पे GSTR3 ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी टैक्स लाइबिलिटी दिखा दी जाएगी कि आपको कितना पे करने की जरूरत है और वो आप पे कर सकोगे। However, the envisaged system could not be operationalized। मतलब कि ये अभी तक आपका वास्तविक रूप में प्रैक्टिकली नहीं उतर पाया, इसके अंदर अलग अलग प्रोविजंस आ गए, 2A आया, 2B आया, GSTR3 भी आया, जिसके बेसिस पे फिलहाल काम चल रहा है। बट ये था जो एक्चुअल में इसकी स्कीम थी। ठीक है, प्रेजेंटली सप्लायर आर रिक्वेस्टेड टू फाइल। अब करंट में क्या चल रहा है वो देखिए, सप्लायर को क्या कहा गया, भैया तुम R1 फाइल करो, स्टेटमेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज, द डिटेल्स ऑफ विच गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड इन 2A of the recipient for viewing, 2A के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फर्दर एक 2B और इंट्रोड्यूस किया गया, एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट इज आल्सो जनरेटेड फॉर टैक्स पेयर बेस्ड ऑन GSTR1 फाइल्ड बाय द सप्लायर। इसके अंदर फाइलिंग की इंफॉर्मेशन आएगी और उसके बेसिस पे आपको डाटा यहां पे दिखाई देगा आईटीसी का। ठीक है जी, बेसिस the details available in GSTR2A and 2B, the taxpayer takes provisional ITC on self-assessment basis in 3B for discharging the tax liability। मतलब कि भैया इसको बेस मानते हुए आप ITC क्लेम करोगे और उसके बेसिस पे अपना 3B फाइल करोगे, जिसके अंदर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को आप डिस्चार्ज कर पाओगे। मतलब 2A में जितना आ रहा है उतनी आप ITC अवेल कर पाओगे, और उतना अवेल करते हुए अगर आपका टैक्स बन रहा है नहीं बन रहा, जो भी होगी स्टेटमेंट वो आप 3B के अंदर अपना शो करके चलोगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। ठीक है सर, तो दिस इज द क्लॉज नंबर सी। मतलब एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम मोटा मोटा ये ट्रेस करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया है तभी सामने वाली पार्टी जो रिसिपेंट होगा उसको आईटीसी मिलेगा, और उसको ट्रेस करने के लिए ये R1, 2A, 2B वाला कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल चल रहा है। नाउ क्लॉज नंबर डी आता है, क्लॉज नंबर डी आता है आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न वही चीज है कि भैया R1 फाइल होगा तभी सारी चीजें लूप में आ पाएंगी। टैक्स अगर किसी ने एक्चुअली में जमा कर भी दिया, 3B अपनी फाइल कर दी और टैक्स की पेमेंट कर भी दी, लेकिन अगर R1 फाइल नहीं किया तो वो लूप आपका कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो वो दोनों का दोनों जरूरी है। The registered person taking the ITC must have filed his return under section number 39। मतलब कि जो ITC ले रहा है उसको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मतलब कितना वो ITC ले रहा है प्रोविजनल बेसिस के ऊपर वो भी 3B में दिखाएगा। जो ITC दे रहा है, मतलब जिसको देने की लायबिलिटी है, उसको भी 3B फाइल करनी है, उसको भी R1 फाइल करना है। मतलब कुल मिला के जो भी सप्लायर और जो भी रिसिपिएंट है उनके पास जितने भी नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिटर्न फाइलिंग की, वो सारी की सारी फुलफिल उनको करनी पड़ेगी। Presently, a summary return in form of GSTR3B is being filled on a monthly basis. Thus, a taxpayer should file 3B to avail ITC on eligible inward supplies। मतलब कि आपको ITC चाहिए तो उसके लिए आपको 3B फाइल करना जरूरी है। बाकी लोग तो फाइल कर ही रहे हैं, लेकिन सपोज करो बाकी लोगों ने फाइल कर दिया, आपको ITC दे दिया, लेकिन आप उसको क्लेम ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे मिल जाएगा आपको? नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिला के बात यह आती है कि सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो, सप्लायर को अपना 3B फाइल करना है। 3B फाइल का मतलब टैक्स जमा करना है, और R1 फाइल करना है, बाकी ये पता लग सके कि इनपुट किसके पास ट्रांसफर होगा। इनपुट ट्रांसफर होगा
रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट के 2A में दिखाई देगा, 2B में दिखाई देगा। ये तो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है, लेकिन इसको एक्चुअल में क्लेम भी करना पड़ेगा। वो क्लेम कहां किया जाएगा? 3B के अंदर। तो कुल मिला के इन सभी पार्टीज को जितने भी रिटर्न्स है प्रिस्क्राइब्ड, वो सेक्शन 39 के आपको फाइल करके चलने हैं, ताकि ये पूरा मैकेनिज्म डेवलप रह सके। ठीक है सर। नाउ इसी के अंदर हमारा एक पॉइंट आया था लॉट्स का। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो था, जो बात कर रहा था कि अगर गुड्स आपको रिसीव हो रहे हैं लॉट्स के अंदर, तो उस केस में आईटीसी आपको कब मिलेगा। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि भैया लॉट्स में अगर हो रहे हैं तो जो आपका लास्ट लॉट होगा वो जब रिसीव हो जाएगा तब जाके आप आईटीसी अवेल कर पाओगे। बहुत सिंपल सी बात थी, पीछे हमने पढ़ लिया था। एग्जांपल देखेंगे फटाफट से इसका। क्या कह रहा है? इन केस द गुड्स कवर्ड अंडर एन इनवॉइस आर नॉट रिसीव्ड इन अ सिंगल कंसाइनमेंट बट आर रिसीव्ड इन लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स, आईटीसी कैन बी टेकन ओनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट। आईटीसी कब मिलेगा? जब उसका लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो रिसीव हो जाएगा रिसिपिएंट को। एग्जांपल देखिए, XYZ एंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विद एबीसी फॉर सप्लाई ऑफ 10 मेट्रिक टन ऑफ अ केमिकल फॉर रुपीज 1,18,000 इंक्लूसिंग जीएसटी है 18,000 इन द मंथ ऑफ अगस्त। द केमिकल इज टू बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। मतलब कि अगस्त में हम एंटर हो गए तो 3 महीने के पीरियड में इसको डिलीवर किया जाएगा लॉट्स के अंदर। एबीसी रेज करता है इनवॉइस फॉर द एंटायर अमाउंट इन अगस्त एंड XYZ ऑल्सो मेक्स द पेमेंट इन द सेम मंथ। मतलब कि अगस्त में इनवॉइस रेज हो गया, अगस्त में ही पेमेंट भी हो गई, अगस्त में ही पेमेंट भी हो गई। लेकिन क्या अगस्त में इनवॉइस आईटीसी ले पाएगा जिसने पेमेंट किया? नहीं ले पाएगा। बट द सप्लाई इज कंप्लीटेड इन नवंबर। सप्लाई कब कंप्लीट हुआ? मतलब लास्ट लॉट उसका कब कंप्लीट हुआ? नवंबर में। तो आईटीसी भी कब मिलेगा? अगस्त में या नवंबर में? नवंबर में। यही कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा है फर्स्ट प्रोवाइजो। दो XYZ पेड द फुल टैक्स एज अर्ली एज अगस्त, पूरा टैक्स उसने अगस्त में पे कर दिया। इट कैन टेक द आईटीसी ऑफ द सेम ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द केमिकल इन द मंथ ऑफ नवंबर। उसने पूरा पैसा अगस्त में दे दिया था, लेकिन स्टिल उसको जो आईटीसी मिलेगा वो कब मिलेगा? वो मिलेगा उसको नवंबर में जाके, जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी, जो भी रिसिप्ट्स उसको होने थे। ओके, नाउ पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। ये भी एक अच्छा हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि भैया इनवॉइस की पेमेंट कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? 180 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो उस केस में जो रिसिपिएंट है, ये आपका सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट को सामान मिला, सप्लायर ने उसको इनवॉइस दे दिया, उस इनवॉइसेस के बेसिस पे रिसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन रिसिपिएंट में पेमेंट नहीं की। इनवॉइस तो इश्यू हो गया सप्लायर के द्वारा रिसिपिएंट को, लेकिन रिसिपिएंट ने भी पेमेंट नहीं की और आईटीसी क्लेम कर लिया इनवॉइस के बेसिस पे। तो क्या कहा जा रहा है उसके अंदर कि रिसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी है कि वो 180 दिन के अंदर पे कर दे, और अगर पे नहीं करेगा तो जितना भी उसने आईटीसी क्लेम किया है उसको रिवर्स करना पड़ जाएगा। रिवर्स करने का मतलब कि वो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ जाएगा, और साथ ही में उसके ऊपर लगेगा आपका इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। ये दोनों आपको, मतलब आईटीसी जिस दिन क्लेम किया और 180 दिन पूरे हो गए, आपने पे नहीं किया है, तो जैसे 180 दिन पूरे हो जाएंगे उसके नेक्स्ट डे ही आपको इसको रिवर्स करना है और उस पर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उस पूरे पीरियड का आपको जमा करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे द सप्लायर must pay to the supplier the value of the goods and or services along with the tax within 180 days from the date of issue of an invoice. In the event of failure to do so, the corresponding credits availed by the registered person would be added to his output tax liability. मतलब जितना भी उसने क्रेडिट ले रखा था वो सारा का सारा उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा, मतलब उतना उसको जमा करना पड़ेगा along with interest. Interest will be paid at the rate 18% from the date of availing credit till the date when the amount added to the output tax liability is paid. मतलब कि जब आपने क्रेडिट लिया और जब आप जमा कर रहे हो उस पीरियड में आपने कहीं ना कहीं उस क्रेडिट को यूज किया है, और क्रेडिट बेसिकली एक तरीके का पैसा ही है, ठीक है ना। तो उस पैसे को यूज किया है तो उस पैसे को यूज के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा उस पीरियड का जितने पीरियड में आपने उस आईटीसी को यूज करके रखा है ना। However, once the recipient makes the payment of the value of goods and or services along with the tax, he will be entitled to avail the credit again. Obvious सी बात है, इसके अंदर अगर सपोज आगे आप उसने 180 दिन के अंदर पे नहीं किया, सपोज करो 2 से 30 दिन वाले दिन उसने पे कर दिया, या 8 महीने में 9 महीने के बाद उसने पे कर दिया, तो जैसे ही वो पे करेगा तो उसका आईटीसी उसने अवेल किया था, रिवर्स भी हो गया था, अब वो दोबारा से उस आईटीसी को क्या करेगा? रिक्लेम करेगा। आईटीसी को वो रिक्लेम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अंदर टाइम लिमिट की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आती है। एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट अगेन विदाउट एनी टाइम लिमिट। सी डिस्कशन ऑन टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग क्रेडिट अंडर पॉइंट नंबर 6। ठीक है, टाइम लिमिट का डिस्कशन ऑल्दो पहले कर चुके। टाइम लिमिट का डिस्कशन आपको पता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस होता है उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद सितंबर पीरियड की रिटर्न होती है, जो कि फाइल की जाती है कहां पे? अक्टूबर के अंदर। ठीक है, तो 20 अक्टूबर को उसकी रिटर्न फाइल की जाती है, ये एक डेट हो गई। और दूसरा डेट होता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है आपका, इसका एनुअल रिटर्न कब फाइल किया गया, जिसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर। हम फाइल पहले भी कर सकते हैं, तो ये 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, इससे पहले आपको इस पीरियड के
जितने आईटीसी हैं वो क्लेम कर लेने हैं। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो वो आपका एक तरीके से लैप्स हो जाएगा, आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ लिया था, ये टाइम लिमिट होती है। लेकिन अगर जहां पे ये सिनेरियो है कि जहां पे किसी ने आईटीसी पहले क्लेम कर लिया था, फिर उसको वो रिवर्स कर दिया गया क्योंकि उसने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की थी, अब उसको दोबारा क्या कर रहा है, रीक्लेम कर रहा है, तो उस केस में ये टाइम लिमिट वाला प्रोविजन आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। वो रिक्लेम कभी भी कर सकता है, जब वो पेमेंट करेगा बेस्ड ऑन दैट वो उसको दोबारा से क्लेम कर सकता है आईटीसी को। ठीक है, इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट हैज बीन मेड, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट विल बी अलाउड। मतलब कि भैया पूरी पेमेंट के बदले सपोज उसने 180 दिन के अंदर पूरी पेमेंट नहीं की लेकिन आधी पेमेंट कर दी थी, तो आधी पेमेंट कर दी थी तो आधा उसको इनपुट भी अलाउड हो जाएगा और रिवर्सल कितने का करना पड़ेगा, सिर्फ आधे का, 50% का। 40% पेमेंट कर दिया था तो 40% अलाउ हो जाएगा, 60% का रिवर्सल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम ये चलता है हमारा। नाउ एक्सेप्शन, द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब कि 180 दिन वाला प्रोविजन जो है ये किस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, जहां रिवर्स चार्ज का बेसिस होगा वहां पे 180 दिन क्या करना है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो रिसिपिएंट है वही पेबल है। मतलब जो रिसिपिएंट है उसी बंदे को टैक्स जमा करना है, तो वहां पे 180 दिन का टाइम लिमिट, वहां पे ये वाली बात नहीं आती है, ये वाली कंडीशन वहां पे अप्लाई नहीं होती है कि 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। ठीक है, क्योंकि वहां पे टैक्स का कोई लेना देना ही नहीं है। रिसिपिएंट को, तो जो हमारा रिसिपिएंट है उसको आईटीसी कब मिलेगा, आईटीसी कब मिलेगा, जब ये रिसिपिएंट जो है वो टैक्स का पैसा किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, अब ये रिसिपिएंट जो है ये सप्लायर को कब पेमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं। गवर्नमेंट को तो इसलिए सप्लायर को पेमेंट से मतलब है, क्यों, क्योंकि जब ये रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता है तो नॉर्मल सिनेरियो मतलब फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर तब जाके गवर्नमेंट को जमा कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि भैया रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है, रिवर्स चार्ज में सप्लायर को तुम्हें 100 रुपए देने हैं और 18 रुपए तुम्हें डायरेक्टली गवर्नमेंट को देने होते हैं। तो ये 18 रुपए अगर तुमने गवर्नमेंट को दे दिए तो तुम आईटीसी ले सकते हो। अब तुम सप्लायर को 100 रुपए दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, कब दे रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 180 दिन वाला क्राइटेरिया जो है वो यहां पे अप्लाई नहीं होता। नंबर 2, डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई ऐसी डीम्ड सप्लाई जिसमें कंसिडरेशन पे ही नहीं करना था, तो कंडीशन पे ही नहीं करना था तो 180 दिन की बात ही नहीं आएगी। यहां पे तो मान लिया गया कि आपकी विदाउट कंसिडरेशन था, मतलब कंसिडरेशन पे ही नहीं करना था, मतलब आपने जो पेमेंट करनी थी वो 180 दिन से पहले आपने कर दी है, और ये मानते हुए चलेंगे हम यहां पे। और अगला आता है एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाईज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि सप्लायर की किसी गलती की वजह से, किसी लायबिलिटी की वजह से पेमेंट जो है वो रिसिपिएंट ने नहीं किया। अब अगर सप्लायर की गलती की वजह, मतलब सपोज करो कोई ऑर्डर फुलफिल करना था सप्लायर को, अब सप्लायर उस ऑर्डर को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, या उसके अंदर उसने फुलफिल किया था तो कोई डिफेक्ट आ गया, रिसिपिएंट ने उसको वापस कर दिया और कहा कि भैया इसको तुम करेक्ट करके दो। अब सप्लायर उसको करेक्ट करने में लगा हुआ है तो रिसिपिएंट पेमेंट नहीं कर रहा। अब अगर इसके अंदर 180 दिन बीत जाते हैं तो क्या रिसिपिएंट की गलती होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो रिसिपिएंट वहां पे आईटीसी अवेल कर सकता है, उसके अंदर 180 दिन वाला फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे डिफॉल्ट किसकी वजह से है? सप्लायर की वजह से। ठीक है, अच्छा, अंडर सिचुएशन गिवन इन पॉइंट बी एंड सी, इन दोनों पॉइंट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसके अंदर ये मान लिया जा रहा है कि भैया टैक्स पे हो गया, मतलब इसके अंदर सप्लायर की गलती थी तो हम मान रहे हैं कि टैक्स पे हो गया, और इसके अंदर कंसिडरेशन ही नहीं था तो हम मान के चलेंगे कि टैक्स आपका पे हो गया है, और उसके अंदर आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवर्स चार्ज में आपको पता ही है कि भैया रिवर्स चार्ज के अंदर वो अपना टैक्स का पोर्शन अलग से गवर्नमेंट को पे करता है, तो इसलिए सप्लायर को पेमेंट करे ना करे उसके कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये 3 सिचुएशन और बड़ी अच्छी सी थी जहां पे 180 दिन वाला प्रोविजन आपका अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो जरा फटाफट से। ड्यू टू क्वालिटी डिस्प्यूट, PZP लिमिटेड withheld पेमेंट ऑन अ मशीन सप्लाइड बाय अ वेंडर टिल इट कुड बी रेक्टिफाइड। मतलब कि जो रिसिपिएंट है उसने पेमेंट रोक ली, पेमेंट नहीं की, कह रहा है कि पेमेंट तब करेंगे जब जो मशीन आया उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो क्वालिटी डिस्प्यूट है, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ओवर 180 डेज वेंट बाय इन दिस डिस्प्यूट, द क्रेडिट टेकन बाय PZP लिमिटेड on the invoice got added to the output tax liability of PZP, and thus it had been pay back the credit. It had to pay back the credit only after the vendor rectified the machine. The PZP released the payment. Could PZP take the credit again? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस केस में क्या होगा? 180 दिन वाली बात नहीं लगेगी, जो भी उसका उस टैक्स का पोर्शन था वो एड बैक हो जाएगा, और आगे चल के जब उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी तो उस केस में PZP जो है वो पेमेंट रिलीज कर देगा, और उस केस में उसका क्रेडिट भी दोबारा से वो ले पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो ये वही डिस्प्यूट वाला पॉइंट था जहां सप्लायर के एंड से दिक्कत हो जाती है, मतलब ये जो सी पॉइंट था, इस सी पॉइंट का ये एग्जांपल था। नाउ अगला आपका
सबसेक्शन आता है जिसके अंदर हमने बात की थी डेप्रिसिएशन की, कि अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात होती है। तो अगर इनकम टैक्स के अंदर कोई डेप्रिसिएशन क्लेम करके चल रहा है उस टैक्स कंपोनेंट के ऊपर भी, तो आईटीसी अलाउड नहीं होता। ऐसा कहता है आपको सबसेक्शन नंबर 3। If the person taking the ITC on capital goods and plant and machinery has claimed depreciation on the tax component of the cost of the said items under the Income Tax Act 1961, the ITC on the said tax component shall not be allowed. ITC जो होगा वो component के ऊपर allowed नहीं होगा। Thus, in respect of the tax paid on such item, dual benefits cannot be claimed under the Income Tax Act 1961 and the GST laws simultaneously. ऐसा नहीं कि दोनों के अंदर आपको benefit मिल जाएगा, यहाँ ITC भी ले लो, वहाँ depreciation भी ले लो, ऐसा नहीं होगा। कोई एक ही चीज मिलेगी। In other words, either depreciation on the tax component can be claimed under the Income Tax Act, या तो ये कर लो, और ITC of such tax paid can be availed under GST law। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। सिंपल सी बात थी, कोई टफ नहीं है। अगला आता है आपका लास्ट सबसेक्शन नंबर 4, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। टाइम लिमिट क्या है अवेलिंग आईटीसी का, तो हमने देख लिया था, ऑल्दो भी मैंने जस्ट रिपीट किया था। फटाफट से पढ़ के खत्म करते हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मतलब अक्टूबर 20 ऑफ द सब्सिडी फाइनेंशियल ईयर। दूसरा क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, जो कि लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर, बट आपने अगर पहले फाइल कर दिया तो वो डेट ले लिया जाएगा, और दोनों में से विचएवर इज अर्लियर। एक बार ये डेट लैप्स हो गई आपकी तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो। आईटीसी ऑन इनवॉइस पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर और डेबिट नोट्स रिलेटिंग टू अ इनवॉइस पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी अवेल्ड एनी टाइम टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। इट मे बी नोटेड दैट रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज टू बी फाइल्ड बाय 20th अक्टूबर। सितंबर रिटर्न कब फाइल होती है, 20 अक्टूबर को फाइल होती है। एंड द एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज टू बी फिल्ड बाय 31st दिसंबर ऑफ द सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये दो डेट पता लगी कि एनुअल रिटर्न कब होती है 31st दिसंबर को, ये क्या हो गया इसका ड्यू डेट 20 अक्टूबर को। तो इन दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर इज 20th अक्टूबर। तो इन जनरल क्या हो गया कि अगर आप लास्ट डेट पे काम करते हो तो उसके इस पर आप ये मान सकते हो कि 20 अक्टूबर आपको लास्ट डेट दे दी गई है, उससे पहले पहले आपको आईटीसी अवेल कर लेना है। अगर उस टाइम तक अवेल नहीं कर पाए तो पिछला फाइनेंशियल ईयर का जितना भी आईटीसी होगा वो आपका लैप्स हो जाएगा। So, the upper time limit for taking ITC is 20th October of the next financial year or the date of filing of return, whichever is earlier. The underlying reasoning for the restriction is that no change in return is permitted after September of the next financial year. मतलब कि इसका मोटा मतलब यही हुआ कि आप रिटर्न के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो एक बार आपने अगले साल के सितंबर की रिटर्न फाइल करती है तो। If the annual return is filed before the month of September, मतलब सपोज करो कि किसी ने एनुअल रिटर्न जुलाई में फाइल कर दिया था, मार्च में साल खत्म हुआ और जुलाई में उसने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, तो उसके इसमें व्हिचएवर इज अर्लियर, तो जुलाई में अगर फाइल करते हो तो जुलाई इज अर्लियर। तो इस डेट तक अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया तो ठीक, अदरवाइज आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी और आपको पिछले साल का कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपने उसको छोड़ दिया है। देन नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सिंपल। एक्सेप्शन क्या था इसका कि द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 डज नॉट अप्लाई टू क्लेम रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट दैट हैज बीन रिवर्स्ड अर्लियर। जो हमने पीछे प्रोविजन देखा था प्रोवाइजो के अंदर कि अगर किसी ने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी है तो उसका आईटीसी रिवर्स कर दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि अगर कल को आप जब पेमेंट कर दोगे तो आप इस आईटीसी को दोबारा रीअवेल कर सकते हो। उस वाले सिचुएशन में आपका ये सेक्शन 16 का सबसेक्शन नंबर 4 जो है वो अप्लाई नहीं होता। ये हमने पीछे ही पढ़ लिया था, यहां पे भी रिपीट हो गया। आओ फटाफट से इसका एग्जांपल देखें। Hercules machinery delivered a machine to XYZ in the month of January under the invoice 49 and dated 28th January for rupees 4,15,000 plus GST and undertook trials and calibration of the machine as per the requirement of XYZ. The amount chargeable for the post-delivery activities was covered in a debit notes raised in the month of April for 50,000 plus GST. XYZ did not file its annual return till the month of October. अक्टूबर तक उन्होंने annual return फाइल नहीं करा है। Though the debit note is received in the next financial year, it relates to an invoice received in the preceding financial year. Therefore, the time limit for taking ITC on 50,000 as well as 4,50,000 मतलब क्या है, ये तो एक ओरिजिनल इनवॉइस है और ये आपका एक डेबिट नोट है, तो दोनों का आईटीसी आपको अवेल करना है बेसिकली। तो आईटीसी आप कब तक अवेल कर सकते हो, वो कह रहा है कि दोनों के ऊपर। Therefore, the time limit for taking ITC on 50,000 as well as on 4,50,000 is 20th October। ठीक है, अक्टूबर के मंथ तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके बाद फाइल होगा तो बात ही खत्म होगी। तो 20 अक्टूबर हमारा एक तरीके से डेट बन गया यहाँ पे। तो 20 अक्टूबर तक आप आईटीसी इन दोनों के ऊपर ले सकते हो, अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द रेट और द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो वो बेसिकली डेट आपका 20 अक्टूबर ही निकल के आ रहा है इस सिनेरियो के अंदर। तो इन दोनों का अगर आईटीसी आपने नहीं लिया है तो भी आप आगे चलते 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 20 अक्टूबर तक आप मैक्सिमम ले सकते हो। अच्छा जी, सिंपल था, नॉट अ बिग डील। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 टैक्सेबल सप्लाईज टू बिजनेस पर्पस सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन नंबर 17। ऑल्दो ये आपको आगे डीप में पढ़ना है, बट फिलहाल इसके ऊपर जो सिंपल सी बात है वो ये है कि अगर आईटीसी आपको लेना है ऐसे सिचुएशन में जहां पे आप टैक्सेबल सप्लाईज भी करते हो और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी करते हो और बिजनेस पर्पस के लिए भी करते हो और सपोज पर्सनल पर्पस के लिए भी करते हो, तो बेसिकली मतलब क्या है कि अगर कोई एक बंदा इनपुट लेता है, कोई एक पर्सन इनपुट लेता है और इस इनपुट को यूज करते हुए वो 2 टाइप की सप्लाई करता है, टैक्सेबल सप्लाई भी करता है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी करता है, लेट्स से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कॉमन इनपुट है, एक बात तो ये हो सकती है कि इनपुट अलग अलग है, ऐसा इनपुट है जो कि टैक्सेबल सप्लाई में अलग इनपुट आ रहा है, नॉन टैक्सेबल में अलग इनपुट आ रहा है, तो हम सिंपल कहेंगे भैया टैक्सेबल सप्लाई का जो इनपुट है उसका आईटीसी मिलेगा और नॉन टैक्सेबल सप्लाई का जो इनपुट होगा उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, सिंपल हो गया। बट अगर इनपुट हमारा कॉमन है कि एक ही इनपुट है जिससे हम दोनों चीज को यूज करें, सपोज एक मशीन है जिस मशीन से हम टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं, अब ये मशीन हमने परचेज किया है, तो जब मशीन परचेज करेंगे तो उसका आईटीसी होगा, तो आईटीसी कितना टैक्सेबल सप्लाई के लिए कितना नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए कैसे पता लगेगा, तो सिंपली कहा जाता है कि इसका जो टैक्सेबल सप्लाई है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई है इसके प्रोपोर्शन में इसको बांट देंगे। मतलब कि सपोज टैक्सेबल सप्लाई है 2 लाख रुपए का, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है 1 लाख रुपए का, तो जो भी इनपुट होगा वो 2:1 में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 आपको मिल जाएगा क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई है और 1 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो सिंपली उसको इस तरीके से प्रोपोर्शनल अपने को करना होता है। आईटीसी इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज, 1 इन द टैक्सेबल और जीरो रेटेड पार्ट ऑफ सप्लाई और दूसरा फॉर बिजनेस पर्पसेज। दिस हेडिंग इज इलैबोरेटेड इन हेडिंग 4 बिलो, मतलब आगे इसको अपन डीप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन आपको ये समझ में आ गई। दूसरा अगर हो सकता है कि कोई ऐसा कॉमन इनपुट है जो यूज कर रहा है फॉर बिजनेस पर्पस और फॉर पर्सनल पर्पस, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिजनेस पर्पस का सप्लाई और पर्सनल का सप्लाई, बेसिकली उन दोनों को कंपेयर करते हुए आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको आईटीसी को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे हम आगे चल के सेक्शन 17 के अंदर। ये सबसेक्शन 1 था, सबसेक्शन 2 था और सबसेक्शन 5 बेसिकली क्या कह रहा है, आईटीसी नॉट अलाउड ऑन सर्टेन सप्लाईज। तो सिंपल सी बात है भैया कि कई सारे ऐसे भी सप्लाईज हैं जिसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड सप्लाई, मतलब उनकी जो आईटीसी है उसको ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक क्रेडिट के नाम से आएगा अगले सेक्शन के अंदर जो हम पढ़ेंगे। तो उस टाइप का अगर कोई सप्लाई होगा तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलके चलेगा। ये दोनों बातें सेक्शन 16 की नहीं थी, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 16 के अंदर 4 ही सब सेक्शन थे जिसको हमने डीप में समझ लिया है। आई होप आपको सेक्शन 16 समझ में आ गया है। पहले हमने बेसिक्स देखे, फिर उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखे, फिर उसके एनालिसिस देख लिया। अब इसके अंदर कोई गुंजाइश बचनी नहीं चाहिए। स्टिल बचता है तो मुझे बताना जरूर कि आपको अभी भी टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।